डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। इस समय हम 10th क्लास का हिंदी पढ़ाते हैं। कल के लेक्चर में हम आपको बताए थे कि सारे पाठ को एक साथ जो है हम आपको समझाएंगे। तो आज पांचों कहानी से क्वेश्चन आंसर हम आपको समझाएंगे और सिर्फ उतना ही भर आंसर बतलाएंगे जितना भर आपको परीक्षा में लिखना है। और हमारी कोशिश रहेगी कि आप आसानी से कैसे याद करेंगे वो तरीका आपको समझाते चलें। तो पहली कहानी थी आपकी दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हम चुने हैं आपके लिए। रंगप्पा कौन था? वह मंगमा से क्या चाहता था? देखिए, मात्र 3 वाक्य आप याद कर लीजिएगा। तो इन 3 वाक्यों के मदद से आप इस प्रश्न का उत्तर याद कर लेंगे। तो रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी आदमी था। रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी आदमी था। पहला लाइन हुआ कि रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी आदमी था। वह मंगमा से धन चाहता था। और तीसरा वाक्य लिख दीजिएगा कि वह मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। बहुत आसानी से आप इस उत्तर को याद कर लेंगे। रंगप्पा कौन था? मंगमा से क्या चाहता था? तो रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। वह मंगमा से धन चाहता था। इतना ही नहीं, मंगमा को अनाथ समझकर उसकी इज्जत भी लूटना चाहता था। यही उत्तर हम पीडीएफ करने वाले हैं। मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? अगला प्रश्न है कि मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो मंगमा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। ध्यान दीजिए, प्रश्न में एक शब्द जोड़ दिए तो आपका एक वाक्य तैयार हो गया। मंगमा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? किस के जगह पर जोड़ दिए? अधिकार। एक वाक्य पूरा हो गया। मंगमा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। मंगमा अपने बेटे पोते पर और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी। इसको ध्यान से सुनिए। मंगमा अपने बेटे पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, जिसे उसकी बहू मानने को तैयार नहीं थी। यही विवाद का कारण था। 2 शब्द को बढ़िया से पकड़ लीजिएगा। मंगमा को अपनी बहू के साथ अधिकार को लेकर विवाद था। कैसा अधिकार? तब मंगमा अपने बेटे पोते और बहू पर अपना अधिकार बनाए रखना चाहती थी, लेकिन उसकी बहू इसे मानने को तैयार नहीं थी। यही विवाद का कारण था। दही वाली मंगमा कहानी की शीर्षक की सार्थकता सिद्ध करें। हमने बताया था कि शीर्षक की सार्थकता एक ऐसा प्रश्न है
जो हर कहानी में यह प्रश्न जुड़ा हुआ है। तो इस कथा का मुख्य पात्र मंगमा, उसी को लेकर माँ जी कहानी प्रारंभ करती है और सर्वत्र वह बनी रहती है। उसकी बेचने की क्रिया भी अद्योपांत है, यानी कि शुरू से लेकर लास्ट तक है। अतः दही वाली मंगमा बहुत उचित शीर्षक है। इसको एक बार और सुनिए, आपको याद हो जाएगा। इस कहानी का मुख्य पात्र मंगमा को लेकर ही माँ जी यानी लेखिका कहानी प्रारंभ करती है। हर जगह वही बनी रहती है। उसकी बेचने की क्रिया भी शुरू से अंत तक है। अतः दही वाली मंगमा बहुत ही उचित शीर्षक है। मंगमा कहानी का कथावाचक कौन है, उनका परिचय दीजिए। तो इस कहानी का कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला थी, जिसे मंगमा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वास से दूर और समझदार थी तथा सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मंगमा कहानी की कथावाचक कौन है, तो यहाँ पर लिखिएगा कि मंगमा कहानी की कथावाचक बेंगलुरु की रहने वाली एक संभ्रांत महिला है, जिसे मंगमा माँ जी कहती थी। वह अंधविश्वास से दूर थी, समझदार थी और सांसारिक परिस्थितियों को भली भांति समझती थी। ये 4 प्रश्न पहली कहानी से हमने आपके लिए संकलित किया था। 2 एक्स्ट्रा प्रश्न भी आपको है। बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? तो बहू बुद्धिमान थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था, तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो बहू की गुप्त योजना थी। इसे एक बार और सुनिए। बहू बुद्धिमान थी, उसने सोच समझकर बच्चे को दादी के पास भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ बाजार जाने को मचल रहा था, तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलती भी उन्होंने स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया, जो उसकी योजना थी। मंगमा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मंगमा गांव की सीधी साधी नारियों का प्रतिनिधित्व करती है। आज गांव शहर सभी जगह मंगमा की प्रतिमूर्ति मिल जाएगी, यानी कि मंगमा जैसी औरत मिल जाएगी, जो अपमान और कष्ट सहकर भी प्रतिष्ठा से रहना चाहती है। वह बेटे, बहू और पोते पर अपना अधिकार हमेशा बनाए रखना चाहती है। इस प्रकार वह एक भारतीय नारी है और सम्मान के साथ जीना चाहती है। अब बात करते हैं दूसरे कहानी की। दूसरी कहानी का नाम है ढहते विश्वास। विपत्ति अकेले न आकर अपने संगे साथियों के साथ आती है। कहानी के आधार पर इसे सिद्ध करें। तो तूफान के बाद सूखा, सूखा के बाद बाढ़ का प्रकोप यह सिद्ध करता है कि विपत्ति अकेले नहीं आती है, बल्कि अपने संगी साथियों के साथ आती है। बहुत आसान बात है लिख देना कि उड़ीसा में सबसे पहले तूफान आया, तूफान के बाद सूखा आया और सूखा के बाद बाढ़ का प्रकोप आया। यानी कि एक विपत्ति से अभी मुक्ति मिली नहीं, तब तक दूसरी विपत्ति आ गई। तो
यही कहा जा सकता है कि विपत्ति अकेले नहीं आती है, बल्कि अपने संगे साथियों के साथ आती है। क्या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक सार्थक है? विचार करें। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का शीर्षक सार्थक है, इस पर विचार करें, या ढहते विश्वास कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर अपना विचार दें। तो घटित घटना के आधार पर ही लेखक ने कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास रखा है। जब भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से माँ चंडेश्वरी देवी, कहीं कहीं पर इसको मुंडेश्वरी देवी भी कहा गया है, कि शरण में गए, जहाँ चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, उनकी बलि दी जाती थी। पर आज भगवान शिव और माँ चंडेश्वरी कोई सहायता नहीं कर सके। लोगों को किसी पर भरोसा नहीं रह गया, देवी देवताओं पर से विश्वास उठने लगा। अतः कहानी का शीर्षक सटीक और सत्य है। लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें कि लक्ष्मी का व्यक्तित्व कैसा है। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र है। उसके व्यक्तित्व में कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। गांव में मात्र 1 बीघा जमीन उसके पास है और उसी भूखंड पर वह अपने अनुभव और परिश्रम के बल पर खेती करती है। साथ ही वह एक ममतामयी माँ है, एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार महिला है। वह अपने बच्चे को जो है बाढ़ की सुरक्षा में सामाजिक कार्य में भेजती है और एक अज्ञात बच्चे को भी अपने बेटे की तरह वह छाती से लगा लेती है। इसे यह भी साबित होता है कि वह एक ममतामयी माँ है। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्रण करें। तो लक्ष्मी एक दीन महिला थी, यानी गरीब महिला थी, जिसके पति कोलकाता में रहकर नौकरी करता था। वह जो पैसा भेजता था उसे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण होता था। उसके पास मात्र 1 बीघा भूखंड था। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलाने के पैसे भी बेकार जाते थे। अतः तहसीलदार के यहाँ काम करके वह कुछ पैसे कमाती थी और इस तरह से अपने परिवार का वह गुजारा करती थी। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी की स्थिति, पारिवारिक स्थिति काफी दयनीय थी। कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो उड़ीसा के जनजीवन का सफल चितेरा सातकोई होता ने अपनी इस कहानी में उड़ीसा की बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब जो है वह प्रस्तुत भी उन्हें नहीं बचा पाता है। सूखे में बिचरे तक सूख जाते हैं और बाढ़ में असंख्य जनधन की हानि होती है। बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर, जिस कहानी का शीर्षक है माँ। आप हमारे इस लेक्चर को हमारे YouTube चैनल दुर्गा ट्यूटोरियल पर देख पाएंगे। हमारे YouTube चैनल का नाम भी दुर्गा ट्यूटोरियल है और उसका सर्चिंग वर्ड है दुर्गा ट्यूटोरियल सरोज मिश्रा। वहाँ पर PDF के साथ आपको यह लेक्चर मिल जाएगा। फिर हम आपसे वादा किए हैं कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मार्किंग स्कीम का हम वीडियो जो है वो डालेंगे। पूरी हिंदी समाप्त हो जाने दीजिए, फिर पूरी हिंदी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याकरण के साथ हम आपको सेट के रूप में बना के डालेंगे अपने YouTube चैनल पर। उसे आप हमारे फेसबुक और दूसरे साइट पर भी जाके लिंक के द्वारा देख पाएंगे और हम आपको व्याकरण से टॉपिक वाइज जानकारी देंगे एक एक करके। आइए तीसरी कहानी में चलते हैं।
उस कहानी का शीर्षक है माँ। यह किनकी उक्ति है? किस तरह पागल पुत्री को एक माँ ही पाल सकती है? यह उक्ति समीप और समाज के लोगों की है। मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। तो मंगू जन्मजात पागल और मूक यानी गूंगी थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था, किंतु भाभियां उसे घृणा करती थी। बहन कहती थी कि माँ का लाड़ प्यार उसे अधिक पागल बना दिया है और भाइयों का व्यवहार भी उसके साथ प्यार युक्त नहीं था। बहुत आसानी से इसको याद करा देते हैं, एक बार सुनिए। मंगू जन्मजात पागल और गूंगी थी, फिर भी माँ का व्यवहार वात्सल्यपूर्ण था, लेकिन भाभियां उसे घृणा करती थी और बहन जो थी वह माँ कहती थी कि माँ का लाड़ प्यार उसे पागल बना दिया है और भाइयों का व्यवहार भी प्यार जो नहीं था। माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती है, विचार करें। तो माँ समझती थी कि मैं अगर माँ होकर अपनी बेटी की सेवा नहीं कर सकती हूँ तो भला अस्पताल वाले क्या सेवा करेंगे। अपंग जानवरों की गौशालाओं में भर्ती करने जैसा ही यह कहा जाएगा। उसे कौन प्यार से खिलाएगा, कौन उसको पेशाब टट्टी कराएगा, गीला बिछावन को कौन बदलेगा, कौन उसे सुलाएगा। इन बातों को सोचते हुए वह अपने शरीर से उत्पन्न पुत्री को अस्पताल में भर्ती कराना नहीं चाहती थी। माँ शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें। तो संपूर्ण कहानी में माँ की प्रधानता है। देखिए 3 वाक्य में कितना आसानी से लिख सकते हैं आप। संपूर्ण कहानी में माँ की प्रधानता है। एक माँ अपने अपंग और पागल पुत्री मंगू को भी प्यार करती है, सेवा करती है और सर्वदा चिंतित रहती है। शीर्षक का निर्धारण घटित घटना के आधार पर, घटना स्थान के आधार पर और प्रधान पात्र के आधार पर होता है। यहाँ कथाकार ने इस कहानी में माँ को ही प्रधान पात्र बनाया है। माँ ही सर्वत्र छाई हुई है। यह कहानी माँ से शुरू होकर माँ पर ही समाप्त हो जाती है। अतः यह कहानी का शीर्षक जो माँ है बिल्कुल उपयुक्त है। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं या संवेदनशील, विचार करें। तो मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल हैं, संवेदनशील नहीं है। रोगी के अभिभावक के साथ कैसे पेश आना चाहिए, रोगी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वह अच्छी ढंग से जानते हैं और व्यवहार में लाते हैं। पति के सामने परिचारिका ने पगली स्त्री के साथ बड़ा सौम्य व्यवहार किया, सामान्य लोग क्रुद्ध हो जाते। मैट्रन आदि अस्पताल के कर्मचारी अपने व्यवहार से माँ जी को आश्वस्त कर दिए कि मंगू की वे लोग देखभाल सही ढंग से करेंगे। अतः वे लोग व्यवहार कुशल हैं, संवेदनशील नहीं हैं। ये कहानी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वे प्रश्न समाप्त हुए। चलते हैं चौथी कहानी की ओर जिसका शीर्षक है नगर। यह नगर चौथी कहानी है। पंपाती कौन थी, वह शहर क्यों लाई गई थी। तो पंपाती वली अमाल की पुत्री थी और गांव से प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर के कथनानुसार मदुरई
बड़े अस्पताल में चिकित्सा के लिए लाई गई थी। इसे एक बार और सुनिए। पंपाती वली अमाल की पुत्री थी। गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर ने कहा था कि इसे किसी शहर के बड़े अस्पताल में ले जाओ, वहां ये ठीक हो जाएगी। उसी अगली चिकित्सा के लिए वह शहर लाई गई थी। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पंपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है? तो अस्पताल में बेड खाली नहीं रहने के कारण पंपाती को भर्ती नहीं किया जा सका। स्वामी नामक कर्मचारी ने कल सुबह 7:30 बजे बुलाया। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पंपाती अस्पताल में भर्ती नहीं हो सकी। नगर शीर्षक कहानी की सार्थकता पर विचार करें। ये प्रश्न हम आपको बता रहे हैं कि हर कहानी में यह प्रश्न जुड़ा है कि कहानी की शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो नगर शीर्षक कविता नगर शीर्षक जो है वह प्रतीक रूप में है। वली अमाल अपनी पुत्री को लेकर बड़े शहर मदुरई जाती है जो मरणासन है। नगर के लोग रूखे व्यवहार के हैं, उसे एक स्थान पर खड़ा होकर रोने भी नहीं देते हैं। गांव में एक दूसरे का लोग ख्याल रखते हैं। अतः अव्यवहारिक जीवन शैली का प्रतीक नगर शीर्षक सार्थक है। वली अमाल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो वली अमाल कहानी की प्रधान पात्र है। वह अशिक्षित है और शहरी वातावरण से अपरिचित है। देहाती वातावरण में रहने के कारण मुखर भी नहीं थी। वह पुराने देहात के पुराने रिवाज में पली नारी थी। उसे अस्पताल का दौर और दवाओं का गंध भी असह्य था। उसे गांव के अधकचरे झोला छाप वैद्य, डॉक्टरों, ओझाओं और देवी देवताओं पर विश्वास था। वह शहरी वातावरण से अनभिज्ञ, अशिक्षित और डरपोक भारतीय नारी थी। आगे बढ़ते हैं और ये अंतिम कहानी जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी। सीता क्या सोचकर घर से निकल पड़ी। तो प्रति माह 50-50 रुपये देने की बात सुनकर सीता को हार्दिक पीड़ा हुई। उसने